जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग में क्यों फ़र्क है इतना ज़्यादा। और कहा जा रहा है कि इंडिया के जो पासपोर्ट है उसकी पोजीशन 80th स्पॉट है। ठीक है जनाब। और पाकिस्तान जो है वो हमारा पासपोर्ट क्यों रूलर है। और जिसे वो कहते हैं ना कि अ, ये एक अदारा है, बेसिकली ग्रुप है, हैनली पासपोर्ट इंडेक्स। ये दुनिया के 199 पासपोर्ट्स जो हैं, 199 पासपोर्ट्स की रैंकिंग करता है। और इम्पॉर्टेंट ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो आपका पासपोर्ट है उसके ऊपर आप कितने ममालिक पे ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तान, सीरिया, इराक, अफ़गानिस्तान, हमारी एक जैसी ही रिस्पेक्ट है। वो इस तरह कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ हम दुनिया के 33 मुल्कों में जा सकते हैं। सीरिया, जहाँ पिछले 12 साल से सिविल वॉर हुई है, 30 मुल्कों में जा सकते हैं। सो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह की हमारी रेपुटेशन है। इराक 29, अफ़गानिस्तान जो है वो भी 19 मुल्कों में जा सकता है। जहाँ जिस मुल्क को दुनिया रिकग्नाइज ही नहीं करती। आपको पता है ना कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट है उसको कोई दुनिया रिकग्नाइज नहीं करती, लेकिन उस मुल्क के जो पासपोर्ट है उसके ऊपर आप दुनिया के 29 ममालिक में जा सकते हैं। और हम जिस जो दुनिया की जनाब न्यूक्लियर पावर, इतनी बड़ी फ़ौज, इतनी बड़ी 230-40 मिलियन के जनाब अवाम, इतनी जीडीपी, फलां डमकान, 300 अरब डॉलर कर्जे, पता नहीं क्या क्या कहानियां हम बोल सकते हैं। और हम सिर्फ 33 मुल्कों में जा सकते हैं। आप कभी पाकिस्तानियों से पूछिए उनके साथ क्या होता है। मुझे एक दफ़ा मेरे एक दोस्त ने बताया और उसने ये कहा कि भाई, पाकिस्तानी जब जाते हैं यूरोप अमेरिका में तो हमारे पासपोर्ट जो हैं उनकी तो रिस्पेक्ट का ये लेवल है कि हमें पासपोर्ट देख के उनको पता शायद शक होता है कि ये जाली वीज़े पे आ गए हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो अमूमन लोगों को कहते हैं कि अपनी फिंगर्स भी रखें। ये बहुत दफ़ा ट्रैवल करते हुए लोगों के साथ ये वाक़या पेश आ जाता है। हमारे साथ भी ये हुआ है कि वो क्योंकि यहाँ से जो पासपोर्ट से जाली वीज़े लगते हैं, उसकी बेस के ऊपर वो कहते हैं कि ठीक है, अगर इस बंदे की हम फिंगरप्रिंट्स लगाएँगे और इसकी जो है वो फिंगरप्रिंट्स आ जाती हैं तो इट मीन्स ये वीज़ा जो है वो वैलिड है। लेकिन अगर फिंगरप्रिंट्स नहीं आती तो इट मीन्स ये वीज़ा वैलिड नहीं है। सो अब आप खुद इमेजिन कर लें कि आपका वीज़ा देखा जाता है। कई दफ़ा आप लाइन में लगे हों इंटरनेशनली, जाते हैं, आपका वीज़ा लगा हुआ है, आपको कहते हैं ठीक है, पर अपनी उँगलियां भी रखो ताकि पता लगे तुसी वही बंदे हो जिन्हें वीज़ा लगा है। सो ये है वो हमारी रिस्पेक्ट इस तरह की जाती है, हमें इस तरह वेलकम किया जाता है। इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया के जो पासपोर्ट है उसके ऊपर आप 57 को 61 मुल्क ऑलमोस्ट बने, डबल पाकिस्तान से आप कर लें, ठीक है, मुल्कों में आप जो है वो जा सकते हैं। सो ये वो चीज़ है कि अभी और इंडिया की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है। पहले 87 नंबर पे था, अभी वो 80 नंबर पे आ गए। 57 कंट्रीज़ में वो जा सकते हैं, वीज़ा फ्री एक्सेस। अब सिंगापुर वगैरह या जापान की तो हम बात ही नहीं ना कर रहे, जो दुनिया के तमाम मुल्कों में सिवाय 1 2 4 में उनको वीज़ा लेके जाना पड़ता है, तो वो वहाँ पहुँच सकते हैं। सो हमने अपने जो करप्शन की वजह से हमने अपने मुल्कों की ये हालत कर दी हुई है कि हमें दुनिया में अब हर जगह, एक तो हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त ही कोई नहीं होती। ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे साथ हो रहा है। अब इंडिया को किस चीज़ ने ये किया है, वो अगर आपको याद हो, पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी एक, सबा कमर। उन्होंने ये कहा, वाक़या कोट किया कि मैं कहीं जा रही थी पाकिस्तानी क्रू और इंडियन क्रू के साथ, कोई फ़िल्म आई थिंक इंडियंस की थी और वो उसमें जा रही थी। तो वो कहती वो क्रू में गए तो सारे लोग लाइन में लगे हुए थे, तो मैं भी ज़ाहिर-सी बात है जिस क्रू के साथ ही मैंने भी उसी में जाना था। तो कह रही कि वो सारे इंडियंस तो चले गए, मुझे उन्होंने रोक लिया। अच्छा, वो रोक लिया, उन्होंने कहा भाई तुम्हारा क्या मसला है, तुम क्या हो, इधर-उधर सारी बातें जो हैं वो सामने आईं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा ज़ाहिर बात है पासपोर्ट की जो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इज़्ज़त करवा दी। और पासपोर्ट की इज़्ज़त ऐसे क्यों होती है? देखिए ना, नरेंद्र मोदी साहब गए फ्रांस, उन्होंने कहा भाई कि अब जो फ्रांस में जो पाक इंडियन लड़के जाएँगे वो वहाँ जॉब्स भी कर सकते हैं। उनको मेरा ख़्याल है कितने साल के लिए वो वहाँ पे
जॉब के बाद कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह भी उनको दे रहे हैं। सो वो कहते हैं भाई ठीक है, ये पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, इनको दो। और हमारे क्या होता है कि हमारे ज़ाहिर बात है हम फंसे हुए हैं एक ही चीज़ में, हर बंदा जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। मेरा इस हवाले से काफ़ी एक्सपोजर है। मैं ऐसे बहुत सारी लोगों को मिलता रहता हूँ जो मुझे बहुत सारी स्टोरीज सुनाते रहते हैं। तो उनमें ये स्टोरी भी सुनाई जाती है कि पाकिस्तान के जो लार्जली बिजनेसमैन हैं एंड पॉलिटिशियन हैं, उनमें बहुत बड़ा तबका, नॉट ऑल ऑफ देम, और सारे नहीं करते, लेकिन एक बड़ा तबका है बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन में, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। और वो क्या करते हैं कि वो जहाँ तक उनकी एक्सेस होती है, वो उस एक्सेस का फ़ायदा उठाते हैं और फिर लोगों को कहते हैं जी ठीक है, मेरी यहाँ यहाँ एक्सेस है, मैं आप मुझसे मेरे से डील करें, आप इस फ़लाँ मुल्क में जा सकते हैं, आप हमें ऐसे $15,000 $20,000 दे दें, $25,000 दे दें, हम आपको इस मुल्क का वीज़ा दिला देते हैं। तो अब आप इमेजिन करें जब इस तरह हमारी रेपुटेशन होगी कि हमारे वो लोग जो दोज़ हू आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, दोज़ पीपल हू आर रिस्पेक्टेड, दोज़ पीपल हू रिप्रेजेंट द स्टेट एट टाइम्स, अगर वो इस तरह की फेवर्स ले रहे होते हैं और इस तरह के नाजायज़ गलत गैर कानूनी काम कर रहे होते हैं, तो व्हाट टू एक्सपेक्ट द पब्लिक से, क्या एक्सपेक्ट करना है आपने कि यार वो तो ज़ाहिर बात है, वो तो पहले ही जाना चाहते हैं, उनको पता है यहाँ पे हालात इस तरह के हैं। तो ये आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि हमारी जो पोजीशन है वो कहाँ पे खड़ी हुई है। भले इकॉनमी की बात हो, भले हमारे मुआशरे की इज़्ज़त की बात हो, हमारे मुआशरे की इज़्ज़त की बात हो, तो आपको पता चल जाएगा कि वेयर डू वी स्टैंड, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। इंडिया की अगर आबादी ज़्यादा है, अगर लोगों को इतना ख़तरा नहीं है कि उनकी आबादी ज़्यादा है तो वो हमारे मुल्क में आ जाएँगे। है इंडिया की भी बड़ी इमिग्रेशन के मसले हैं, वहाँ पे भी लोग बड़े भागना चाहते हैं इंडिया से, वहाँ पे भी बड़ी गुर्बत के मसाइल हैं। लेकिन अभी फॉर एग्ज़ाम्पल यूएन ये कहता है कि 2050 तक इंडिया की जो आबादी है वो 1.67 बिलियन हो जाएगी, चाइना की 1.31 बिलियन रह जाएगी। तो अब आप इमेजिन करें कि अगर इंडिया की आबादी 1.67 है बिलियन है, तो दुनिया के 57 मुल्क ये समझते हैं कि यार ठीक है, इसको अगर सॉरी राइट नाउ 1.4 है, लेकिन दुनिया समझती है यार क्या फ़र्क पड़ता है, ये आ जाएंगे, उनको ख़तरा नहीं है, उनको ख़तरा नहीं है। ठीक है, वो 57 मुल्कों को, और आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये लिस्ट बढ़ती है, 60 होती, 70 होती, 80 होती है, तो अब आप इमेजिन करें। और हमारे लोगों का सारा टाइम, मैं ऐसे कई बिजनेसमैन को जानता हूँ, कई, जिन्होंने मुझे बताया कि हमारे पासपोर्ट फंसे हुए हैं, हमें डेट्स नहीं मिलती, हम फ़लाँ मुल्क जाना चाहते हैं, हम फ़लाँ मुल्क जाना चाहते हैं, हमारा ये मसला है, हमें ये मुल्क ये लिफ्ट नहीं कराता, ये मुल्क ये लिफ्ट नहीं कराता, हम उस तरह कारोबार नहीं कर सकते। तो अब आप वो जो बंदे कारोबार नहीं कर सकते, जो बंदे पहुंच नहीं सकते, जिन बंदों की एक्सेस नहीं है, रीच नहीं है, डेट्स नहीं मिल रही, उन लोगों ने क्या कारोबार और क्या माहौल होगा। तो अब आप इमेजिन करेंगे किस किस चीज़ से। मैं अभी देख रहा था, वो मीका सिंह ने एक ट्वीट की हुई थी कि जनाब थैंक यू नरेंद्र मोदी साहब, आपकी वजह से हम इन मुल्कों में बगैर अब, और हमारी जो करेंसी है वो दुनिया में और जगहों पे इस्तेमाल भी हो रही है, हमारा पासपोर्ट जो है उसमें वीज़ा एक्सेस है, तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। आप नरेंद्र मोदी के ऊपर 50,000 तनकीद करें कि मणिपुर में वो नहीं बोला, उसको बोलना चाहिए था, उसने वो 2 महीने के बाद बोला, उसको ये करना है, उसको वो करना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द पीपल आर हैप्पी। उसकी लोग उसको गिराने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। अभी आप वो देखें क्या नाम था उसका, वो जो एक नया अलायंस बना है इंडिया के अंदर, ठीक है जी, और वो जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उदय ठाकरे जैसे कम्युनिस्ट पार्टीज जो हैं वो भी उसमें चली गई हैं। वाई? बिकॉज देर इज़ अ वन कॉमन डिनोमिनेटर जो है इन तमाम पार्टीज़ में है कि कैसे कि ये जो बीजेपी ने एक जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया हुआ है, इसको घर कैसे भेजना है। बिकॉज ये वो समझते हैं कि भाई हमें इससे जान छुड़ानी है। खैर, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ पॉलिटिकल थिंग। लेकिन द क्वेश्चन इज कि इफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी वांट्स टू बिल्ड द हिंदू राष्ट्र और हिंदू कंट्री, or he is improving the economy of the country, or he is giving the confidence to the people of India, तो लोग खुश हो रहे हैं, लोग मौजा मारन डे ने यार, कहते हैं ठीक है, ਤੁਸੀਂ जो कहना है कहते रहो, सानों की फ़र्क पैंदा, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सो मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ चेंज, और वो चेंज ये है कि इंडिया इज़ बीइंग वेलकम्ड, इंडिया को बड़ा वेलकम किया जा रहा है। और जब मैं आपको क्या बताऊं, ऐसी ऐसी बातें विच आई कांट शेयर हियर,
بیکاز اس سے ہماری انسلٹ زیادہ ہوگی اور ملک کی اس سے انسلٹ ہوتی ہے. وہ کسی کی انسلٹ اس میں نہیں ہوگی، اس میں ملک کی ہی انسلٹ ہوتی ہے. تو اب ہمیں جو ہے ہمارے لیڈران، ہمارے سیاستدان، ہمارے بیوروکریٹ، ہمارے وہ ہم خود لوگوں نے اپنے پاسپورٹ کی ڈی ویلیویشن کی ہوئی ہے. پھر دین ہم نارملی ڈسکس تو نہیں کرتے. فار ایگزامپل بہت سارے افغانی پاکستان میں آ گئے ہیں اور وہ پاکستان کا پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں. انہوں نے سم ہاؤ پیسے دے کے، کرپشن ہے پاکستان کے اندر، وہ پاکستان کے نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی جسے ہم نادرا بولتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے پیسے دیے، ان کو آئی ڈی کارڈ پاکستان کے جاری کر دیے گئے، اس کے اوپر ان کو پاسپورٹ جاری ہوگا، اس کے اوپر وہ ٹریولنگ کر رہے ہیں وہ افغانی، جہاں وہ پاکستان کے پاسپورٹ سے رہے ہیں. تو اب آپ امیجن کر سکتے ہیں نا کہ کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہیں، کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. آئی ایم ایف کا ہمارے اوپر علیحدہ پریشر ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی یہ جو ریسنٹلی اس کی آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے، ٹھیک ہے، کہ جی پاکستان کی لون کے اوپر، تو وہ بیسیکلی ایک چارٹ شیٹ ہے نا ہمارے بارے میں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی پوزیشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، اکنامک اینڈ فائنینشیل جو پوزیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹرسٹ گیپ ہے بٹوین پاکستان اینڈ دوز کنٹریز وچ آر لینڈرز بیسیکلی. ٹھیک ہے. سو لیکن پھر بھی ہمیں دنیا پیسے دے رہی ہے وہ اس سینس میں کہ یار یہ ڈوب نہ جائے. ٹھیک ہے. اور پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بڑا ایکسیپشنلی ہائی رسک کنٹری ہے. سو اکنامیکلی ہائی رسک کنٹری ہیں، سوسائٹیلی ہم اگین این ایکسیپشنلی ہائی رسک سوسائٹی ہیں، اور ہائی رسک سوسائٹی ہونے کی وجہ سے دیٹ از دا ریزن دیٹ پیپل وانٹ ٹو ٹریول، لوگ جانا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، انڈیا نیپال اینڈ بھوٹان جا سکتا ہے، کیا ہم ایران جا سکتے ہیں وداؤٹ ویزا؟ کیا ہم چائنا جا سکتے ہیں وداؤٹ ویزا؟ کیا ہم افغانستان جا سکتے ہیں وداؤٹ ویزا؟ کیا ہم انڈیا جا سکتے ہیں؟ اتنے تو ہمارے اچھے حالات ہیں کہ ہم خطے میں ہم اپنے ان ممالک میں نہیں جا سکتے جہاں پہ جو اتنے ہمارے تعلقات نہیں ہیں ان کے ساتھ. سو اب آپ یہ امیجن کر لیں کہ واٹ از گوئنگ آن ان دا کنٹری. اور ہمارے جو پاسپورٹ کی رینکنگ ہے وہ اسی لیے خراب ہے کیونکہ میرا وزیر اعظم جا کے دنیا میں کہتا ہے پیسے دے دو سانو. میرا وزیر اعظم جا کے دنیا میں کہتا ہے کہ پیسے دے دو، حالات بڑے خراب نے، ٹائٹ نے. انڈین وزیر اعظم جاتا ہے دنیا میں اور جا کے کہتا ہے کہ پائنا میرے کو $10 ارب دے دو، 26 رافیل دے دو، تو ایز سب میرینز دے دو. تو فرق تو پڑے گا. پھر پاسپورٹ تو فرانس کے لوگوں نے، فرانس کی حکومت نے ویزے تو لگانے ہی لگانے ہیں، ویزے تو لگانے ہی لگانے ہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں یہ کون کاروبار کرنے آ رہا ہے، کون مانگنے آ رہا ہے، کون ہماری معاشرے پہ بوجھ بنے گا، کون کنٹریبیوٹ کرے گا. all these western countries they are not against the migrations, they believe migration ہونی چاہیے کیونکہ وہاں پہ آبادیاں کام ہو رہی ہیں، وہ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہے. تو وہ چاہتے ہیں، جیسے جاپان بہت زیادہ ان کو لوگوں کو چاہیے، پاپولیشن بوڑھی ہو گئی ہے، آگے سے بچے شادیاں نہیں کر رہے، لیبر چاہیے. ساؤتھ کوریا میں یہ مسئلہ آ رہا ہے، پورے یورپ میں یہ مسئلے آ رہے ہیں. لیکن وہ اسکلڈ لوگ چاہتے ہیں، وہ انسکلڈ لوگ نہیں چاہتے. یہ جو اگلے دن ہماری کشتی، وہ جو ہماری کشتی تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ جو گریس کشتی جا رہی تھی جس میں کہا جا رہا ہے 350 پاکستانی تھے، تو ہماری ہوئی، باقی 350 اور کوئی افغانستان ادھر ادھر سے ہوں گے، مڈل ایسٹ سے ہوں گے، سیریا عراق سے ہوں گے. تو وہ جو ہماری کشتی میں، وہ جو ہمارے اس میں 350 لوگ جا رہے تھے، تو اس میں وہ جو ڈوب گئے. تو کیوں سننے میں آیا، نیو یارک ٹائمز کی سٹوری میں نے پڑھی تھی، انہوں نے کہا کہ یار ہم تو وہ نہیں کر سکتے، ہم تو نہیں آپ کو انہوں نے نہیں بچایا. اور نہ بچانے کی وجہ کیا تھی؟ نہ بچانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اس چیز کا پتہ تھا کہ اگر ہم نے اس کو بچایا تو یہ سارے کے سارے لوگ ہمارے اوپر برڈن بن گئے. ان کی پوری انٹیلیجنس تھی کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، ان کا 750 بندہ ہے، اس 700 بندے کو ہم نے اگر بچا لیا، یہ بندہ جی ان کی کشتی ڈوب رہی ہے، چلو یار 50-100 ڈوب جاتے، باقی تو بچا لیتے. لیکن ان کو پتہ تھا یہ 600 بندہ آگے ہمارے اوپر لائبلٹی ہے، ہم نے اس کا کیا کرنا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں کرائسس پیدا کرے گا، اس کو نوکری بھی دینی پڑے گی، اس کو روٹی بھی دینی پڑے گی، پھر جب اس کے پاؤں کو جمجیں گے یہ سارے پیسے تو واپس بھیجتا ہے، یہ کون سا کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے ہمارے پاسپورٹ کی وہ ویلیو نہیں ہے. انڈیا کو سلائٹلی تھوڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے، بیکاز انڈیا اس طرح جو ہے وہ نہیں کرتا، ڈس ایڈوانٹیج یا ایڈوانٹیج وٹ ایور یو کال اٹ، کہ انڈیا اس طرح ٹریفکنگ وہاں پہ نہیں ہے جس طرح ہمارے پاکستانیوں کا ہے. ہم تو یہاں سے ایران سے ٹرکی اینڈ دین یورپ، انڈیا پاکستان پہنچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. ایران پہنچنے کے لیے تگ و دو کرنی پڑے گی، پراپر ویزا لینا پڑے گا، فلائی کرنا پڑے گا، تہران پہنچو یا ایران پہنچو، وہاں سے پھر پیدل روٹ اختیار کرو، وہ بڑا ڈیفیکلٹ جاب ہے.
ठीक है। लेकिन पाकिस्तानियों का क्या है, मैं ऐसे कई बंदों को जानता हूँ, मेरे इलाके के लोग हैं, मेरे गाँव के इर्द-गिर्द के लोग हैं, दोज़ हू टोल्ड मी द टेल्स कि वो कैसे यहाँ से निकले। वो कह रहा है, एक बंदा कहता है मैं लड़का था, उसको मुझे उसने बताया मैं कहीं काम करता था, मुझे उसके मेरे बाप ने कहा जी ठीक है तुमने अब यूरोप जाना है। तो कहता है मैंने ट्राउज़र शर्ट पहनी हुई थी, नीचे जॉगर पहने, बूट पहने हुए थे, मैंने वही पकड़े, एक छोटा सा बैग लिया, मेरे बाप ने थोड़े से पैसे दिए और मैं वहाँ से बैठा, मैं कोयटा, कोयटा से ईरान, ईरान से गाड़ियों में बैठ के हम वहाँ चले गए, कहता मैं ग्रीस पहुँच गया। वो ग्रीस पहुंच गया। अब आप इमेजिन करें डंकियां लगा के, जिसको हम डंकी बोलते हैं यहाँ पाकिस्तान की लोकल लैंग्वेज में। सो वो डंकियां लगा तो फिर पासपोर्ट की वैल्यू तो इसलिए ख़राब होनी है ना, पासपोर्ट की वैल्यू इसलिए तो ठीक नहीं होनी। दीज आर सम वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चंस, दीज आर सम वेरी सीरियस थिंग्स विच शुड बी लुक्ड एट अनफॉर्चुनेटली। और इससे एलीट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको तो वीज़े के लिए रुलना नहीं पड़ता। जनरल पब्लिक के मसाइल है ना। थैंक यू वेरी मच।